हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर तीसरा है अपवाह तंत्र। ये चैप्टर नंबर तीसरा हमारी ज्योग्राफी की सेकंड बुक का है, जिसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण। तो उसका ये जो है चैप्टर नंबर तीसरा है, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं नीचे इंडेक्स में, ये सारे टॉपिक्स जो है आज क्लियर होने वाले हैं। देख सकते हैं अपवाह तंत्र परिचय, हिमालय अपवाह, हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास, सिंधु नदी तंत्र। ये जो टॉपिक्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइए और जल्दी से जो है इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए और इमीडिएटली वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम समझने वाले हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अपवाह तंत्र है तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास है वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। वाहिकाओं का मतलब होता है नाले, नदियां, सरिताएं, उनको बोला जाता है वाहिकाएं। तो वाहिकाओं के माध्यम यानी नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से जो जल प्रवाह हो रहा है, जल का वाटर का फ्लो जो हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाह। ठीक है भाई, आप देखते हैं ना हमारे घर के आसपास या हमारे गांव में नदियां होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें जो है पानी का फ्लो होता है, पानी का प्रवाह होता है, पानी बहता है। ठीक है, तो इस पानी के बहने को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। ठीक है, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो नदियां होती हैं, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नदी होती है। ठीक है भाई, एक ही नदी में बहुत सारी सहायक नदियां भी होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी मुख्य नदियां होती है, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से एक हम कह सकते हैं नदियों का एक तरीके से जाल सा बना होता है। ठीक है, इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे आपने परिवहन तंत्र, परिवहन जाल पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये अपवाह जाल होता है, अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। ठीक है, हर देश का अपना एक अपवाह तंत्र होता है। ठीक है, जैसे भारत का भी एक अपवाह तंत्र है। यानी कहने का मतलब है, यानी यहाँ पे जो है नदियों का पूरा एक तरीके से जाल सा पाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, अगर वाहिकाएं ना हो, अगर वाहिकाएं ना हो तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। क्या लिख रखा है कि अगर वाहिकाएं ना हो, ठीक है, आप जानते हैं अगर नदियां नहीं होंगी, नाले नहीं होंगे, हमारे घर के आसपास आपने देखा होगा नाले होते हैं, तो अगर वो नाले ना हो तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन नालों से क्या होता है, पानी जो है बहता रहता है, पानी रुकता नहीं है बल्कि पानी बहता रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास है अल्पकालिक नदी वो होती है जिनमें सिर्फ बारिश के मौसम में पानी होता है, वरना सूखी होती है। ठीक है भाई, अल्पकालिक नदी किसे कहते हैं, एक होती है बारहमासी नदी, एक होती है अल्पकालिक नदी। तो बारहमासी नदी जो ऐसी नदी होती है जिसमें पूरे साल जो है पानी रहता है। ठीक है, और अल्पकालिक नदी वो होती है जिसमें सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी होता है, अदरवाइज वो जो है सूखी ही सूखी रहती है। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। एक नदी, आप देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अभी सर देखिए, थोड़ा ड्राइंग के द्वारा समझे इसे, मतलब क्या होता है। देखिए देखिए, ये हमारी एक नदी है। ठीक है, मान लीजिए ये इसकी कुछ सहायक नदी है, इसमें आके मिल गई। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से पानी बहा कर लाई है, ठीक है, ये पूरा इनका ये एरिया है। ठीक है, ये पूरा इनका क्या है, एरिया है। ठीक है, यहाँ से जो है पानी को बहा कर लेकर आई है, तो इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब देखिए भाई, एक नदी है और उसकी जो सहायक नदी है, उनके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है, ठीक है, यानी जो प्रवाहित पानी का जो फ्लो हुआ है, ठीक है, पानी का फ्लो वाला जो क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी। ठीक है, अब देखिए, दो अपवाह द्रोणी को अलग करने वाले को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, यानी दो अपवाह द्रोणी को जो अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं, जल विभाजक। जैसे पहाड़, पहाड़ क्या होता है, पहाड़ एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है बड़ी नदी के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है भाई, जो बड़ी नदी होती है, ठीक है, बड़ी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे गंगा नदी समझो आप, मान लीजिए गंगा नदी, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी नदी है, तो गंगा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है, यानी कि जलग्रहण क्षेत्र का मतलब
कि वो जिस क्षेत्र से वो जिस जगह से अपना वो जल बहा कर लाई है, ठीक है, जिस जगह से वो अपना पानी बहा कर लाई है, वो क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, नदी द्रोणी। ठीक है, किसका, बड़ी नदियों का। यानी हम कह सकते हैं जो बड़ी नदी होती है उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, नदी द्रोणी कह सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट्स आपको देखने हैं। देखिए, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब देखिए, अपवाह तंत्र को जो है बहुत सारे आधारों पर बांटा जाता है। जैसे पहला किस आधार पर बांटा जाता है, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो 77% पानी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी और 23% अरब सागर में होता है। यानी जो हमारी भारत की नदियां हैं उनमें से जो उनके अंदर पानी होता है उसका 77% पानी तो जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है और 23% जो पानी है वो अरब सागर में जाता है। यहाँ से हम ये बात समझें कि नदियाँ ज़्यादातर कहाँ पे अपना जल विसर्जन करती हैं या कहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर। अब देखिए, अपवाह तंत्र को किसके आधार पर बांटा गया है, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रमुख नदी द्रोणी, प्रमुख नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से कैसा हो, अधिक हो। मध्यम नदी द्रोणी, अब इसका अपवाह क्षेत्र जो है 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर हो। और लघु नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो। ठीक है, अपवाह क्षेत्र आप समझ गए, प्रवाहित क्षेत्र जहाँ पे पानी का फ्लो हुआ है वो एरिया। ठीक है, तो जो जल संभर या जल ग्रहण क्षेत्र है इसके आकार के आधार पर अपवाह द्रोणियों को यह बांटा गया है। अब देखिए, जो मेन अपवाह तंत्र के प्रकार हैं ये तो हमने आधार पे देखे, किस आधार पे, जल विसर्जन के आधार पर 2 भागों में बांटा अपवाह तंत्र को। ठीक है, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा। लेकिन यहाँ पे अपवाह तंत्र को जो है 2 भागों में बांटा है, एक है हिमालयी अपवाह, एक है प्रायद्वीपीय अपवाह। ठीक है, तो अपवाह तंत्र आप अब तक तो आप समझ ही गए होगा अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि भाई जो नदियाँ होती हैं, सिंपल सा समझो, नालों का जो जाल होता है, नदियों का जो जाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। तो नदियों का जाल, इन नदियों के जालों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक नदियों का जाल हिमालय अपवाह में है, यानी हिमालय की तरफ है। एक नदियों का जाल प्रायद्वीपीय भारत की तरफ है। ठीक है, इसी के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिमालयी अपवाह। ठीक है, तो इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। अब इसमें कौन कौन सी द्रोणियाँ शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आपको द्रोणी शब्द बार बार आपको कठिन लग रहा होगा। द्रोणी का मतलब यही है कि मान लीजिए जैसे गंगा द्रोणी है, गंगा नदी द्रोणी, इसका मतलब ये है कि गंगा जिस जगह से अपना, या जो गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, उसी को नदी द्रोणी बोला जाता है। ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं जो 12 मासी होने के साथ साथ निम्न निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनाती हैं। अब देखिए, पहली बात तो इसमें कौन सी नदियां शामिल है हिमालय अपवाह में। आप जानते हैं हिमालय में से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये जो तीनों नदियां हैं ना, ये तीनों मुख्य नदियां हैं, और ये तीनों मुख्य नदी जो है 12 मासी है, यानी इनमें पूरे साल पानी रहता है। ठीक है, और ये जो नदियां होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था नदियां जो हैं बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाती है, आकृतियां बनाती है अपने चलने से, अपने बहने से। कौन कौन सी जैसे घाटियां बनाती हैं, गोखुर झीलें होती हैं, पहाड़ के मैदान, गुम्फित नदियां। ठीक, यहाँ की नदियां डेल्टा भी बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा आपने देखा होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब ये कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो एक कोसी नदी है, उसको जो है बिहार का शोक बोला जाता है। ये अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लाती है। अवसाद यानी कि कूड़ा कचरा, करकट वगैरह, ठीक है, चट्टानों के टुकड़े, ये सब जो है लेकर आती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये अपने साथ अवसाद लाती है तो ये इसका जो अवसाद है ये जो है नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो रास्ता होता है वो रुक जाता है और ये जो है अपना रास्ता बदल देती है। अब हम देखने वाले हैं हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास, यानी ये जो नदियों का ये जाल जो विकसित हुआ है हिमालय की तरफ,
ठीक है, ये जो हिमालय में जो नदियां हैं, इन हिमालय की नदियों का ये जो जाल विकसित हुआ है, ठीक है भाई, पहले तो ऐसा नहीं होगा, पहले तो कुछ और सिस्टम होगा। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि एक गंगा नदी का अपना जाल है, सिंधु नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का अपना जाल है। तो पहले ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनका जो है क्या हुआ होगा, विकास हुआ है। ठीक है, तो हिमालय की जो नदियां हैं, उन नदियों का जो जाल है, उनका विकास हुआ है। ठीक है, और वो विकास हमें जो है नीचे के पॉइंट से पता लगेगा। देखिए, भूवैज्ञानिक मानते हैं मायोसीन कल्प में, मायोसीन कल्प एक जो है टाइम पीरियड है, भूवैज्ञानिक टाइम पीरियड है। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक मानते थे कि मायोसीन कल्प में, यानी जो पुराना समय था, उसमें एक विशाल नदी थी। यानी हिमालय में आज हम गंगा नदी देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं, ये सारी नदियां थी ही नहीं। पहले क्या था, एक बड़ी सी नदी थी जिसका नाम क्या था, शिवालिक या फिर इंडो भ्रम। या तो उसका नाम शिवालिक था या फिर इंडो भ्रम, दोनों में से कोई एक था, या दोनों कहा जा सकता है। और ये नदी जो है असम से पंजाब तक बहती थी। अंत में क्या हुआ, अंत में क्या होता था कि ये जो नदी है, जो असम से पंजाब तक बहती थी, ये जो है सिंध की खाड़ी में, सिंध की खाड़ी उस टाइम पर पंजाब के दक्षिण में थी, तो सिंध की खाड़ी में ये अपना जल विसर्जित करती थी। यानी ये जो है सिंध की खाड़ी में गिरती थी। शिवालिक पहाड़ियाँ जलोढ़ निक्षेप से बना है, जो उपरोक्त धारणा का प्रमाण है। ठीक है, अब देखिए, ये इसका सबूत क्या है कि भाई पहले एक ही नदी थी जिसका नाम इंडो भ्रम था। तो इसका क्या सबूत है, इसका सबूत जो है शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है जलोढ़ निक्षेप से बनी है। और मैं आपको बता दूं कि जो नदियाँ होती है ना, नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, जलोढ़ निक्षेप लेकर आती हैं, और फिर वो जो है उन्हें वो ज़मीन में ही छोड़ देती हैं। तो वो जो जलोढ़ निक्षेप है, उन्हीं से शिवालिक पहाड़ियाँ बनी है। इसका मतलब क्या है, ये बताइए, ये जो है ये प्रूव कर रही है इस बात को कि पहले यहाँ पे एक बड़ी सी नदी थी जो है अपने साथ क्या लाती थी, जलोढ़ निक्षेप लाती थी खूब ज़्यादा, और जो है उनने यहाँ पे जमा कर दिया, और धीरे 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 ये पहाड़ की तरह बन गए। ऐसा माना जाता है कि इंडो ब्रह्म नदी 3 अप्पा तंत्रों में बढ़ गई। अब ये जो इंडो ब्रह्म नदी थी ना, ये जो है 3 अप्पा तंत्रों में बढ़ गई। अप्पा तंत्र मैंने आपको बताया था, नदियों का जाल। तो 3 नदियों के जाल में ये बढ़ जाती है। पहला था पश्चिम में सिंध और इसकी सहायक नदियां, मध्य में गंगा और इसकी सहायक नदियां, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां। तो भैया जो ये इंडो ब्रह्म नदी थी, 3 भागों में बढ़ गई। एक थी गंगा नदी, एक थी सिंधु नदी, और एक थी ब्रह्मपुत्र नदी, और उनके साथ उनकी सहायक नदियां भी शामिल थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ब्रह्म नदी थी, इंडो ब्रह्म नदी, ये टूटी क्यों, इसका विभाजन क्यों हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका कारण क्या था विभाजन का, कि हिमालय के पश्चिम में पोटवार पठार की उत्पत्ति। ठीक है भाई, हिमालय के पश्चिम में क्या था, एक पठार था जिसका नाम था पोटवार। उस पोटवार की उत्पत्ति हो गई, यानी वो पोटवार पठार बन गया वहां पे, जिसकी, और मैंने आपको बताया था अभी कि जो पठार होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, जल विभाजक होते हैं। ये जो है जल को बांट देते हैं। इसी वजह से इन्होंने जो इन पठार ने क्या करा, क्योंकि ये बहुत विशाल था, इस पठार ने क्या करा, इस नदी को, इंडो ब्रह्म नदी को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, क्योंकि भाई सिंधु एक नदी है और उसकी भी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इनका भी एक जाल है अपना, इसलिए इसको बोला जा रहा है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी भी शामिल है और इसकी सहायक नदियां भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो है भाई बड़ी नदी द्रोणी है। ठीक है, बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है सिंधु नदी तंत्र। नदी द्रोणी में आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो नदी है उसका जो जलग्रहण क्षेत्र है, बड़ी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल का मतलब कि मतलब एक जहाँ से निकली है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, और फिर कहाँ तक ये जो है नदी बही है, तो ये पूरा इसका एरिया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी यहाँ से निकली, और यहाँ से निकलने के बाद फिर वो जो है यहाँ पे फिर समुद्र में आके मिल गई। तो ये जो इतना जो चीज़ है ना, ये इतना जो है ये इसका क्षेत्रफल है, कि मतलब जहाँ से निकली और फिर जो है बाद में जहाँ पे वो गिरी, तो ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 11,65,000 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसका क्षेत्रफल अलग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सिंधु नदी है
वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही बहती है, बल्कि सिंधु नदी जो है भारत में भी बहती है और साथ साथ पाकिस्तान में भी बहती है। तो इस वजह से इसका जो क्षेत्रफल है भारत में थोड़ा सा कम है। कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। अब आप कहोगे सर ये आप याद करने में इतना मुश्किल होगा, कैसे याद रखेंगे? ठीक है, 11 लाख और 3 लाख याद रख लो। ठीक है, इतना तो याद रख ही सकते हो कि भाई संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 11 लाख। लेकिन भारत में कितना है? 3 लाख। इतना सा याद कर लो। लंबाई देख लो जल्दी से। अगर इसकी संपूर्ण लंबाई जो रियल लेंथ है इसकी वो कितनी है? 2,880 किलोमीटर। लेकिन भारत में, क्योंकि भाई भारत में क्षेत्रफल कम है तो वहाँ पे भी लेंथ कम होगी। तो लेंथ कितनी है भारत में इसकी? 1,114 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर इसकी लंबाई कैसे याद रखें? ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो। मान लो आपने किसी को उधार दिए, आपने किसी को उधार दिए, एक को दिए 2,880 रुपये, एक को दिए 1,114 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो आपको एक से कितने पैसे लेने? 2,880 रुपये, और एक से लेने 1,114 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद कर लो, ट्रिक बना के याद हो जाएगा यार। अब उद्गम देखिए, यानी ये नदी कहाँ से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कहाँ से निकलती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार ये क्वेश्चंस। तिब्बत में क्या है भाई? तिब्बत सबने देखा है, चाइना में है। ठीक है, चाइना का मान लेता वो। ठीक है, लेकिन चाइना ने कब्जा कर लिया जबरदस्ती। तो तिब्बत में क्या है? कैलाश पर्वत श्रेणी है, यानी कैलाश पर्वतों का समूह है। तो उस पर्वत श्रेणी में क्या है? ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर से जो है सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है, यानी सिंधु नदी निकलती है वहां से। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। अब इसी सिंधु नदी को, जिसको भारत में सिंधु नदी कहते हैं, और उसे जो है सिंगी खप्पान और शेरमुख कहते हैं। कहाँ पे? तिब्बत में। भारत में ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, भारत में सिर्फ कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है, और इसी वजह से इसका क्षेत्रफल भारत में कितना है? 3 लाख है। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे पहले दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया क्योंकि ये पाकिस्तान में ज्यादा बहती है, तो पाकिस्तान में सबसे पहले कहाँ पे ये एंट्री मारती है? एक जगह है जिसका नाम है दर्दिस्तान। ठीक है, दाहिने तट पर, अब इसका जो दाहिना तट है, ठीक है, जो दाहिना तट है इसका, उसमें जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, तो जो दाहिना तट है वहां पे जो सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, यानी इसके दाहिने तट पर जो सहायक नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी हैं? एक है तोची, एक है गोमल, और भी बहुत सारी नदियां। इसकी बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से भी निकलती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पंचनद। पंचनद देखिए, पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों को दिया गया है। ठीक है, पंचनद, पंच यानी 5, तो पंचनद नाम जो है पंजाब की 5 मुख्य नदियों को दिया गया है। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अब देखिए जो ये सिंधु नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, अंत में क्या होता है? ये नदी अरब सागर में गिरती है। यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ उत्पत्ति हुई और कहाँ गिरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नदी जो है कहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है? अरब सागर में। अब देखिए इसकी कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। झेलम नदी जो इसकी सहायक नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी, आपने देखिए कश्मीर में है। कश्मीर घाटी के पीर पंजाल गिरिपथ में एक वेरीनाग झरना है, झरने का नाम है वेरीनाग। उस झरने से ये झेलम नदी निकलती है। ठीक है, और ये चेनाब नदी में जा मिलती है। चेनाब नदी कौन सी है? जो अब हम पढ़ने वाले हैं। चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। और ये चंद्रा और भागा 2 नदियों से बनती है। भाई ये जो चेनाब नदी है किन नदियों से बनती है? एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। भागा, तो ये 2 सरिताओं से बनती है। रावी नदी, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियां। अब देखिए रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये देखो, हिमाचल प्रदेश सबने देखा है, वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है कुल्लू पहाड़ियां। उसमें एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग। दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ों के जो बीच का स्पेस होता है, पहाड़ों के जो बीच की जगह होती है उसे दर्रा बोला जाता है। तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये निकलती है और चंबा घाटी में ये बहती है। किस घाटी में बहती है? चंबा घाटी में। 2 नदियां और देख लेते हैं जल्दी से, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। व्यास नदी, व्यास नदी है, व्यास कुंड से निकलती है और सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, सतलुज नदी देख लो जल्दी से। तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। अब तिब्बत में एक राक्षस ताल जगह है, वहां से निकलती है।
जहाँ इसे लॉन्ग चैन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी को वहाँ पे क्या नाम से जाना जाता है? लॉन्ग चैन खंबाब से।